स्वागत। मंडल भारतीय परंपरागत खान पान खेत खलियान से रूबरू होने के लिए फरीदाबाद के गांव बादशाहपुर पहुंचा। जिले के प्रगतिशील किसान धर्मपाल त्यागी के त्यागी फार्म पर पहुंचकर भारतीय खेती के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी ली। फरीदाबाद के गांव बादशाहपुर में खेत खलियानों में घूमते हुए और जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे ये विदेशी मेहमान यूएस से अमेरिका से आए हुए हैं। 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारतीय परंपरागत खान पान खेत खलियान से रूबरू होने के लिए फरीदाबाद के गांव बादशाहपुर पहुंचे। जिला के प्रगतिशील किसान धर्मपाल त्यागी के त्यागी फार्म हाउस पर पहुंचकर भारतीय खेती के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस स्टडी टूर में शामिल सभी सदस्यों ने फार्म हाउस पर जाकर कृषि अनुसंधान केंद्र की देखरेख में तैयार हो रही गेहूं की फसलों को देखा और खेती बाड़ी की गहनता से जानकारी ली। उक्त प्रतिनिधि मंडल में शामिल विदेशी महिलाओं ने घरेलू आटा चक्की, दूध बिलोना, पालक काटना, चटनी बनाना जैसे भारतीय परंपरागत खान पान के बारे में जानकारी ली। यूएस से अमेरिका से आई हुई 20 सदस्यीय स्टडी डेलीगेशन टीम का नेतृत्व कर रहे यूएसडीए के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ये सभी अमेरिका के यूनिवर्सिटी के आर्मी अधिकारी हैं, जो भारतीय खेत खलिहान और खान पान के तौर तरीके की जानकारी लेने गांव पहुंचे हैं। सभी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भारतीय परंपरागत सभ्यता को नजदीक से देखकर बहुत आनंदित हैं। मैं वीरेंद्र सिंह, उपमंडल कृषि अधिकारी बल्लभगढ़, और हमारे यहाँ ये अमेरिका से एक डेपुटेशन आया है टूर, जो 20 आदमी उसमें साथ आए हैं। IARI से डॉक्टर आए हैं और अपने डॉक्टर संतोष कुमार। तो यहाँ पर जो है ना व्हीट क्रॉप के बारे में इनको बताया गया है, दिखाया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो गेहूं की त्यागी फार्म पे बादशाहपुर में आज ये विजिट था इनका, तो उस विजिट के बारे में इन लोगों को पूरा बताया गया और दिखाया गया है। जबकि यहाँ पर देसी 306 गेहूं ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी और दूसरी फसलें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की और नई नई वेराइटियाँ जो हमारी रिसेंटली उनका बीज भी यहाँ तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे कृषि विभाग की तरफ से एक फार्म स्कूल भी इस फार्म पे चलाया जा रहा है, जिसमें एक हफ्ते में 35 किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। हर हफ्ते 12 हफ्ते ये प्रोग्राम चलता है सप्ताह। ट्रेनिंग में क्या क्या किसानों को बताया जाता है? ट्रेनिंग में फसल जैसे गेहूं की फसल के ऊपर है तो बिजाई से लेके कटाई तक उसका जो है सारा कुछ बताया जाता है। और ये गेहूं की फसल पे यहाँ फार्म फील्ड स्कूल चला हुआ है, तो गेहूं की फसल के बारे में सारा बताया गया। अलग अलग विभिन्न फसलों के बारे में अलग अलग गांव में हमारे फार्मर्स फील्ड स्कूल चले हुए हैं, जो आत्मा स्कूल के अंदर चल रहे हैं। इसे टूर टीम के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा दिल्ली के डॉक्टर राजश्री राय बर्मन ने बताया कि यूएस से स्टडी डेलीगेट में शामिल 16 पुरुष व 4 महिलाएं शामिल हैं। सभी ने भारतीय खेती विशेषकर गेहूं की फसल के बारे में जानकारी ली। उसके बाद पाली हाउस में जाकर शिमला मिर्च की सब्जी की फसल के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त की। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर रॉय बर्मन हूँ, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा संस्थान के। और हम यहाँ आज बादशाहपुर गांव में आए हुए हैं। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो नेशनल डिफेंस स्टडी ग्रुप है, उसमें से करीब 20 लोगों की एक दल यहाँ आई हुई हैं और वो इंडिया के जो खेती वगैरह वो देखना चाहते थे और यहाँ गांव की परिस्थिति और किसानों की परिस्थिति वो देखना चाह रहे थे। तो हम लोग धर्मपाल जी के खेत के आज दौरा किए हैं और इस ग्रुप में जो 20 लोग आए हुए हैं वो बड़े खुश हैं यहाँ के जो धर्मपाल जी का जो खेत देख के। और धर्मपाल जी के खेत में पूसा संस्थान की सारी उन्नत प्रजातियाँ लगी हुई हैं और वो उनके बीज उत्पादन भी कर रहे हैं। और एक ये पूसा संस्थान के फेलो फार्मर का उपाधि इनको मिल चुका है और सबसे अच्छा सब्जी उगाने वाला किसानों का पुरस्कार इनको मिल चुका है, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो वाराणसी में है, इनसे मिला है इनको। और धर्मपाल जी बीज उत्पादन में भी, जैसे गेहूं का है, धान का है, बीज उत्पादन में बड़े पैमाने पे काम करते हैं और आसपास के इलाकों में और राज्यों में ये अपना बीज वितरण भी करते हैं और बेचते भी हैं। और धर्मपाल जी के खेत में आके इन लोगों को बड़ा अच्छा लगा और यहाँ के किसानों जैसे मतलब प्रोग्रेसिव किसान और जागरूक किसान हैं और वो कैसे इनको टेक्नोलॉजी इनको मिलता है ये देख के इनको बड़ा अच्छा लगा। और कैसे ये किसान संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्थान और किसानों की भागीदारी में कैसे यहाँ तकनीकी जानकारी विस्तार और प्रसार का काम चल रहा है, वो जान के इनको बड़ी खुशी हुई। जिले के प्रगतिशील किसान धर्मपाल त्यागी ने बताया कि आज उनके फार्म हाउस पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल, जिसने गेहूं के उन्नत किस्म की गेहूं के बीज वाली फसल को देखा। उसके बाद पाली हाउस
सॉस में शिमला मिर्च और उसके बाद घर पर चटनी, दही, बिलौना, आटा चक्की चलाना व सांप काटने वाली मशीन सभी भारतीय परंपरागत तरीकों को बहुत ही रुचि के साथ देखा। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए से उनकी छुट्टी कर दी गई। एजीएम की बैठक में मोदी को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। ललित मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में 18 में से 17 वोट मोदी के खिलाफ पड़े हैं। लंबे घमासान के बाद आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बागडोर आमिर पठान के हाथ में होगी। आरसीए ने आमिर पठान गुट की ओर से आरसीए अध्यक्ष ललित मोदी और 3 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के तहत बुलाई गई विशेष साधारण सभा की बैठक में आमिर पठान ग्रुप को बहुमत मिला। राजस्थान खेल परिषद के चेयरमैन जेसी मोहिंती की अध्यक्षता में हुई बैठक में 23 जिला संघ शामिल हुए। राजस्थान खेल परिषद के चेयरमैन जेसी मोहिंती की अध्यक्षता में हुई बैठक में 23 जिला संघ शामिल हुए, जिनमें से 17 जिला संघों ने ललित मोदी के खिलाफ वोटिंग की, जबकि 1 वोट अमिन पठान के खिलाफ पड़ा। शेष बचे 5 जिला संघों के लिफाफे बंद रखे, जो कोर्ट के सामने खोले जाएंगे। आरसीए के संविधान के तहत अविश्वास मत के लिए 2/3 समर्थन चाहिए होता है। मोदी के समर्थन में 15 संघ थे, जबकि अविश्वास मत गिराने के लिए केवल 9 ही चाहिए थे। लेकिन जैसे ही मोदी समर्थक अंबेडकर सर्किल पहुंचे, उनकी गाड़ी पर पथराव शुरू हो गया, जिसके चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। मोदी समर्थक ने इस पूरे मामले में पठान गुट पर आरोप लगाया, जबकि ऑब्जर्वर्स ने समय पर न आने के चलते कुछ सदस्यों को बैठक में शामिल नहीं करने की बात कही। मोदी समर्थकों की बस पर पत्थर भी फेंके गए। लेट हुए तो बैठक में शामिल नहीं हो सके और बहुमत के आधार पर अमिन पठान अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके बाद राजस्थान क्रिकेट से ललित मोदी की छुट्टी तय मानी जा रही है, लेकिन जिस तरह से बैठक में शामिल होने को लेकर विवाद हुआ, उससे ऐसा लग रहा है कि आरसीए में घमासान अभी बाकी है। ये राजस्थान क्रिकेट की जीत है, ये राजस्थान के खेल प्रेमियों की जीत है, क्योंकि ललित मोदी जी को बहुत विश्वास के साथ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 29 जिलों ने समर्थन देकर उनको हमने अध्यक्ष बनाया था। लेकिन बीसीसीआई ने जो उनको बैन लगाया होता, उस वजह से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया था। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो मैच यहाँ से हटा दिए गए थे, राजस्थान के अंदर वनडे मैच यहाँ से ले लिए गए थे, राजस्थान की रणजी ट्रॉफी टीम को खेलने से रोक दिया गया था, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप से हमारी टीम को खेलने का मौका मिला। जो बीसीसीआई की तरफ से अनुदान मिलता है, जिससे राजस्थान की क्रिकेट चलती है, वो अनुदान भी रोक दिया गया था। इन सब बातों को लेकर हम अविश्वास प्रस्ताव लाए थे 11 अक्टूबर को, लेकिन मोदी जी की टीम कोर्ट के अंदर गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि 1 महीने के अंदर 12 मार्च के पहले राजस्थान खेल परिषद के चेयरमैन इस मीटिंग को दोबारा अपनी अध्यक्षता के अंदर करवाए, और आज हमने मीटिंग की थी। कोर्ट की परमिशन से मीटिंग हुई थी, और आज की मीटिंग की अध्यक्षता राजस्थान खेल परिषद के चेयरमैन माननीय मोहंती जी की अध्यक्षता के अंदर हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो पीठ द्वारा रीट याचिका संख्या 10833/2014 एवं अन्य रीट याचिका में जो 11 फरवरी 2015 को जो उन्होंने निर्णय पारित किए थे और निर्देश दिए थे, उसी की अनुपालना में आज यहाँ पे राजस्थान क्रीड़ा परिषद के जो है तत्वावधान में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की बैठक जो है आयोजित की गई। तो 11 बजे यह बैठक शुरू हुआ एवं उसमें जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने मतदान दिया, और मतदान करने के बाद कुल जो वोट प्राप्त हुए, इसमें कुल 23 वोट्स प्राप्त हुए। उस 23 वोट्स में से इसमें पक्ष में 23 में से 17 वोट प्राप्त हुए, विरोध में 1 वोट प्राप्त हुआ, और इसके अलावा जो 5 वोट था उसमें थोड़ा विवादित था, इसलिए उनको सील कवर में रखा। जिला जेल में एक विचाराधीन महिला कैदी द्वारा बाथरूम में फिनाइल पीने की घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में महिला को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालत के मद्देनजर प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।
पुलिस ने जेल के उप अधीक्षक जसवंत कुमार की शिकायत पर महिला के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला जेल में एक विचाराधीन महिला कैदी द्वारा बाथरूम में फिनाइल पीने की घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में महिला को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालत के मद्देनजर प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। पुलिस ने जेल के उप अधीक्षक जसवंत कुमार की शिकायत पर महिला के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम को आजाद नगर निवासी विचाराधीन कैदी पिंकी बाथरूम में गई, जहां पर उसने वहां रखी फिनाइल की बोतल गटक ली, जिसके बाद वो बेसुध होकर वहीं गिर पड़ी। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से कलकत्ता की रहने वाली पिंकी के खिलाफ फरकपुर थाने में धारा 363, 366 और 367 तथा 120 के तहत केस दर्ज है, जो कि अभी न्यायालय में विचाराधीन है। रविवार शाम के समय जेल में कैदियों की गिनती के दौरान जब पिंकी गायब मिली तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान पता चला कि पिंकी बाथरूम में बेसुध पड़ी है, जिसके बाद जेल प्रशासन अधिकारियों ने आनन फानन में महिला को गंभीर हालत में शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। थाना प्रभारी के मुताबिक शहर पुलिस ने डीएसपी जेल जसवंत की शिकायत पर महिला के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जेल प्रशासन से सूचना मिली है कि एक महिला सुमित्रा, जो फरकपुर थाने के मुकदमा नंबर फरकपुर थाने के 363, 366, 376, 120 और 4 पोक्सो एक्ट के मुकदमा में विचाराधीन कैदी है, जेल में बंद है जगाधरी में। और कल जेल प्रशासन ने बैरक की सफाई के लिए फिनाइल दी थी, जो उसमें कुछ फिनाइल चुरा ली और उसका पी ली है। पहले तो उसको उन्होंने दाखिल करवाया ट्रामा सेंटर जगन्नगर में, उसके बाद वो पीजीआई रेफर है। उन्होंने कैदी को इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है, इस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू। सर, कारण पता चला हो कि इसे क्या कारण था? नहीं, अभी कोई कारण नहीं पता चला। एएसआई को चंडीगढ़ भेजा है। कितने समय से सजा काटी थी? ये सजा नहीं काट रही थी, ये विचाराधीन कैदी है, अभी केस फाइनल नहीं हुआ इसका। तो आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? इसके खिलाफ फिलहाल तो 309 का पर्चा दर्ज कर आत्महत्या की कोशिश कर। गुलाचीका के गांव भागल मगोल पट्टी में हरिजन चौपाल के निर्माण में लोगों को घोटाले की बू आ रही है। उपमंडल के गांव के दलित समुदाय के लोगों ने अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ईश्वर को एक पत्र लिखकर मांग की है कि राजस्थान सांसद कोटे की ग्रांट से हरिजन चौपाल बनाने के लिए 12 लाख रुपए आए थे, जिसे बीडीपीओ कार्यालय गुला के माध्यम से खर्च कर दिया जाना था। गुलाचीका उपमंडल के गांव भागल मगोल पट्टी के दलित समुदाय के लोगों ने अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ईश्वर दक्ष सह को एक पत्र लिखकर मांग की है कि राज्यसभा सांसद कोटे की ग्रांट से हरिजन चौपाल बनाने के लिए 12 लाख रुपए लाए थे। बीडीपीओ कार्यालय गुला के माध्यम से खर्च किया जाना था। लोगों ने बताया कि बीडीपीओ कार्यालय की तरफ से चौपाल बनाने की जिम्मेवारी गुला बीडीपीओ कार्यालय में कार्यरत एसडीओ पंचायती राज और एक अन्य जेई स्तर के अधिकारी को सौंपी गई थी। लोगों ने शिकायत में आरोप लगाते हुए मांग की है कि हरिजन चौपाल पर पूरा पैसा नहीं लगाया गया और इसमें बड़े घोटाले की बू आ रही है। इसकी गहनता से जांच करवाई जाए। लोगों ने कहा कि हरिजन चौपाल में टाइल लगाकर फर्श लगाए गए हैं और उसके नीचे किसी प्रकार का कोई भी रोड़ा नहीं डाला गया। हरिजन चौपाल के आधे हिस्से में फर्श के ऊपर दीवार के साथ स्कॉटिंग भी नहीं लगाई गई और न ही पानी की निकासी के लिए सीवरेज की कोई अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई है। लोगों के अनुसार एक तरफ तो अधिकारियों ने चौपाल को पूरी तरह से बनी हुई दिखा दिया है और एक दूसरी तरफ अनुसूचित आयोग में शिकायत होने की सूचना के बाद बीडीपीओ कार्यालय गुला की ओर से चौपाल में जो कमियां रह गई हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सामान भेजा जा रहा है। साथ ही कई उच्च अधिकारी यहाँ का दौरा भी कर चुके हैं। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि उनके ऊपर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। लोगों की मांग है कि उक्त घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। तो क्या मामला था आपका? ये मंगोल पट्टी हरिजनों की जो चौपाल बनी है, 12 लाख रुपए ग्रांट आया है, एमपी कोटा से आया है, चौधरी ईश्वर सिंह जी ने दिया है ग्रांट। और इस ग्रांट में मतलब प्रशासन ने जो जेई और एसडीओ और ये ठेकेदार द्वारा मिल वक्त बन करके ये सारा जितना मटेरियल 12 लाख की बजाय ये सिर्फ 2.5 3 लाख रुपए लगे। आपके सामने है ये। तो कौन थे एसडीओ? एसडीओ पुरुषोत्तम दास गर्ग है जी। वो भी आलिए यहाँ मतलब सब कुछ दिखा दिए, मतलब इसमें कोई दोराई नहीं है, बिल्कुल साफ शीशे की तरह तस्वीरें हैं आपके सामने।
तो किस तरह का घोटाला किया गया या गबन किया गया? ये एक गबन किया गया है मिली भगत के पहले 7 लाख रुपए 7 लाख का टैक्स वगैरह कट के 5,90,000 था। फिर उसके बाद 3 लाख का फिर आया। 3 लाख के बजाय मतलब कि यहाँ ये टैले जो आए थे ये सारा मतलब कि रात को उठा के ले गए, बल्कि यहाँ से मतलब जो मटेरियल जो बचा था, जो बाकी बचा था वो बल्कि रात को उठा के ले गए जी। तो आप प्रशासन से क्या मांगे? आपकी प्रशासन यही मांगे कि हमारे साफ सभी से काम बढ़ना चाहिए दोबारा से। तो क्या मामला था आपका? मामला जी ये राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह के थ्रू ग्रांट आया था जी। यहाँ ग्रांट 12 लाख के करीब आया था और यहाँ कुछ भी पैसा नहीं लगा हुआ। पहले ये बरामदा बनाया है जो एल टाइप का है, सिर्फ ये कोई 1100 फुट एरिया होगा और इसका ग्रांट आया 7 लाख रुपए। तो 7 लाख में से इन्होंने कट कटा के टैक्स वगैरह 590 का ग्रांट यहाँ लगाना था, लेकिन वो भी नहीं लगाया। उसके बाद उन्होंने दिया था 5 लाख का ग्रांट कि इसमें जो पेंट वगैरह हो जाएगा और पत्थर लग जाएगा। जो पत्थर लगाए ना इसके नीचे गटका डाला और जो पत्थर लगाए वो भी फॉर्मेलिटी पूरी की है। पैर रखने से ही कई पीस काफ़ी पीस टूट जाते हैं। वैसे ही रिश्ता ना कोई बढ़िया सामग्री कोई भी सिस्टम के तहत किसी भी ढंग से काम बढ़िया नहीं किया हुआ। रांद ही काट रखी है और प्रशासन की तरफ से काम अधूरा है और वो लोग प्रशासन वाले इसको पूरा करके चले गए, जो कि पुरुषोत्तम दास गर्ग एसडीओ और रणधीर सिंह जी जेई व ठेकेदार सब मिली भगती के साथ यहाँ काम को कोई भी तरीके से सही नहीं किया उन लोगों ने। तो प्रशासन से क्या मांगा? प्रशासन से यही मांग है कि जो इसमें जिन लोगों ने घोटाला किया है उनको अच्छी तरह किया जाए और हमारा काम जो बीच में बचा है उसको पूर्ण रूप तरीके से सही किया जाए। एक बार फिर नगर परिषद ने शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए योजना बनाई है। कुछ महीनों पहले भी ये अभियान चलाया तो गया था, लेकिन नगर परिषद ने 1-2 चालान काटने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। नगर परिषद ने दोबारा दुकानदारों को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में यदि किसी दुकानदार ने पॉलिथीन बेची या पॉलिथीन में डालकर सामान बेचा तो उसका चालान काट दिया जाएगा। इसके अलावा नगर परिषद पदाधिकारी ने मशीन से शहर की सफाई की भी योजना बनाई है। शहर के कचरे के ढेर में सबसे अधिक पॉलिथीन होती है। अनेक गायों की भी पॉलिथीन खाने से अकाल मौत हो जाती है। पॉलिथीन गलती सड़ती नहीं। नगर पालिका प्रशासन के लिए पॉलिथीन परेशानी का सबब बनी हुई है। अब नए चेयरमैन ने सबसे पहले इसी समस्या के समाधान के लिए समय समय पर योजना बनाई है। कुछ समय बाद ये योजना बनकर रह जाती है। शहर में पॉलिथीन को प्रतिबंधित करने का प्लान तो होता है, पर कुछ दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। इस अभियान की शुरुआत तो 2 महीने पहले ही हो गई थी। उस समय दुकानदारों को 1 सप्ताह का समय दिया गया था ताकि 1 सप्ताह में वे पॉलिथीन का स्टॉक वापस करें या फिर नष्ट करें। शहर को साफ सुथरा रखने में सबसे बड़ी बाधा पॉलिथीन है। ये ना तो गलती है और ना वेस्ट के बाद इसका कोई उपयोग हो पाता है। इससे वातावरण प्रदूषित होता है, जिसके कारण लोगों में बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए नगर परिषद ने शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने की योजना बनाई है। नगर परिषद की टीमों ने चालान तो कुछ दुकानदारों के काटे थे, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब फिर से नगर परिषद शहर को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए फिर से चालान काटो अभियान शुरू कर रही है। नगर परिषद चेयरमैन भवानी प्रताप ने बताया कि शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को पहले भी चेतावनी दी थी। अब दोबारा से नगर परिषद दुकानदार का एक बार फिर चालान काटेंगे। अगले दिन फिर उसकी जांच होगी और दोबारा पॉलिथीन मिली तो पेनल्टी के साथ चालान काटा जाएगा। इसकी राशि पॉलिथीन के स्टॉक या दुकानदार के अनुसार होगी। वहीं बीजेपी विधायक घनश्याम शर्राफ ने बताया कि ज्यादा बड़ा होने के कारण एक साथ ये अभियान सफल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक प्लास्टिक पर रोक जरूर लगेगी। नगर परिषद जब भी कोई अभियान चलाती है 1-2 जगह कार्रवाई कर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, चाहे वो भिवानी शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने की हो या अतिक्रमण हटाओ अभियान हो या फिर सफाई अभियान, होर्डिंग बैनर हटाओ अभियान, अवैध भवन मालिक के खिलाफ अभियान। पॉलिथीन मुक्त भिवानी अभियान के लिए नगर परिषद चेयरमैन ने अगर प्लानिंग बनाई है तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में नगर परिषद किस कदर कदम उठाता है या फिर नहीं, या पहले की तरह ही अभियान भी फेल हो जाएगा। लेकिन इससे इतना जरूर है कि शहर में गंदगी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने एक अभियान चलाया था पॉलिथीन मुक्त भिवानी अभियान। उस अभियान के तहत हमने छोटी दुकानें जो किराना की दुकान है, छोटी दुकानें हैं। अब
उनको छोड़ के हम चाहते हैं कि जो होलसेलर हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, उनके हमने करीब कुछ हफ्ते, एक हफ्ते पहले 6-7 चालान काटे थे। अब उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पोल्यूशन बोर्ड से अभी 1-2 दिन की पॉलिथीन चालान काटने के लिए पोल्यूशन बोर्ड से अधिकारी आ रहे हैं। हमारे एक IAS अधिकारी हैं, साथ में उनकी एक टीम गठित हुई है। जो हमारा पॉलिथीन मुक्त भिवानी अभियान है, उसको हम एक बड़े स्केल पर, बड़े लार्ज स्तर पे हम चाह रहे हैं कि पूरे शहर में एक साथ, चाहे दुकान छोटी हो चाहे बड़ी हो, पॉलिथीन से मुक्त करने के लिए हम इस अभियान को आगे चलाते हुए हर दुकान चालान कटेगा। और जो नॉर्म्स हैं पोल्यूशन बोर्ड के, उनके हिसाब से उनको चालान किया जाएगा। और वो चालान नहीं भरते हैं तो उस दिशा में हम इनके कानून कार्रवाई के लिए कोर्ट में इनके चालान है डालेंगे, केस करेंगे, कार्रवाई करेंगे। पॉलिथीन जितना बचा जा सके आप बचें, इससे हमारे स्वास्थ्य को भी खतरा है, पर्यावरण को भी खतरा है। बात की जब पॉलिथीन की, तो पॉलिथीन का अभियान चलाया भी गया था, लगातार पोस्टर भी लगाए गए थे। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से पॉलिथीन बिक रहे हैं। जो गंदगी है वो लगातार ऐसे फैल रही है। क्या पॉलिथीन चलाने के लिए कोई है? पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना बड़ा मुश्किल दुश्वार कार्य है, लेकिन कई स्थानों पर पिछले महीने हमने छापे लगवाए थे, जिसके माध्यम से पॉलिथीन की बिक्री पर कुछ अंकुश लगाए। उसके बावजूद भी शहर पॉलिथीन बिक रहे हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा है, मेरे हिसाब से पॉलिथीन की बिक्री में गिरावट आई है और ये स्वतः स्फूर्त होकर लोग अपने आप इसको बंद करेंगे, तभी जाकर पूरे समाज का भला होगा और स्वच्छता अभियान में एक अहम कड़ी के रूप में। हरियाणा के राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज का कहना है कि हरियाणा के आम बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने का बजट होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की किसी भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया जाएगा। 9 मार्च से आरंभ होने वाले विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा। हरियाणा के राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने रादौर में विशेष बातचीत में कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, इसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। एक सवाल के जवाब में श्री कंबोज ने कहा कि राज्य की किसी भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया, चाहे वे प्राइवेट हो या फिर सरकारी। अगर कोई शुगर मिल बंद करता है तो उसे सरकार खुद चलाएगी, लेकिन किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करने दिया जाएगा। बरसात और तेज हवाओं से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के निर्देश सरकार ने दे दिए हैं और गिरदावरी का कार्य पूरा होते ही किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद राज्य में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। सरकार ने सभी विभागों से जानकारी हासिल कर ली है कि किस किस विभाग में कितने पद खाली पड़े हैं। सभी खाली पड़े पदों को भरा जाएगा ताकि विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों पर अतिरिक्त भार न पड़े। विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा की क्या तैयारी है? भाजपा की पूरी तैयारी है और हमने सभी बंदोबस्त कर लिया है। सभी प्रकार के जो है ना मुद्दों पर विचार करके ये बजट बढ़िया बजट बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हर आदमी को इसमें कुछ न कुछ मिले, राहत मिले और देश इसके प्रदेश की भलाई के लिए ये बजट तैयार किया गया। सरकार जो है ना किसानों के प्रति गंभीर है और किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, किसान के लिए हर संभव प्रयास ताकि किसान खुशहाल हो, तो ये सरकार की नीति है। अपने किसानों को उठाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी और किसानों को हरियाणा में तो हमने पहले तय कर लिया भी किसानों की जमीन हम उनके बिना सहमति के नहीं लेंगे, तो हरियाणा में तो हमने पहले से ये तय कर रखा है। कोई भी शुगर मिल हरियाणा के अंदर बंद नहीं होगी। अगर कोई भी प्राइवेट शुगर मिल बंद करने की कोशिश करेगा तो सरकार उसको अंडरटेक करके सरकार खुद चलाएगी और अगर पेमेंट भी इस प्रकार की दिक्कत आएगी, पेमेंट भी जो है सरकार वो सुचारू रूप से करवाएगी और कोई भी किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी मिल बंद करने की जब तक किसानों का गन्ना नहीं लिया जाता। जल्दी माइनिंग का भी काम शुरू कराएंगे। सारी योजना बनाई जा रही है किस प्रकार से माइनिंग खोलनी है, किस प्रकार, क्योंकि इसमें कई कानूनी दाव पेच भी है। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कानूनों को भी ध्यान में रखना है। उनके दिशा निर्देश जो उन्होंने दिए हैं उन ध्यान में रखते हुए माइनिंग को खोला जाएगा। इस बजट में जो है ना सारी व्यवस्था की गई है। नई बसें भी जो है इस बजट में वो रखी जाएंगी और उसमें नई बसें हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। जहाँ तक भर्ती की बात करें, भर्ती काफी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो कब तक संभावित है? सेशन के बाद जो है ये जो खाली सीटें पड़ी हैं
ये सारी भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो भी खाली पद पड़े हैं सारे भर करके सबको कर लिया जाएगा। पलवल के उपमंडल होडल स्थित चरण सिंह चौक के समीप कैंडर चालक ने बाइक सवार युवक, महिला और एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक और बच्चा बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद कैंडर चालक कैंडर छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और मामला दर्ज कर कैंडर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पलवल के होडल में पुराना जीटी रोड पर चरण सिंह चौक के पास एक तेज रफ्तार कैंटर पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई और पुत्र घायल हो गए। घटना के बाद कैंटर चालक कैंटर छोड़कर मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए पलवल के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया गया और कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव अंधोप निवासी प्रेमवीर अपनी बहन अंजू और उसके 4 वर्षीय पुत्र साहिल के साथ बाइक से गांव जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो चरण सिंह चौक पर पहुंचा तभी बस स्टैंड की तरफ से जा रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें महिला अंजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमवीर और साहिल घायल हो गए। घटना के बाद कैंटर के चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दुर्घटना में मौत हुई है, क्या मामला कैसे हुई है? ये मामला ऐसा है कि ये अब एक अंजू अपना महेश की घरवाली है, ये अपने छोटी बहन की शादी में अंधोप के लिए जा रही थी और जब ये सफेद मूर्ति और काली मूर्ति के बीच में होटल में कस्बे में पहुंची तो एक पीछे से टाटा आई थी, जिसको टाटा जो वहाँ चली गई उसने जो साइड मार दी इसमें उससे मौके पर ही डेथ होगी इसकी और अब इसकी जो उचित कार्रवाई हो रही है, जैसे जो उसको टाटा पकड़ेगा उचित कार्रवाई अमल में लाएगी। तो कोई घायल भी हुआ इसके? जैसे साथ में इसके हस्बैंड थे, अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो भाई थे इसके प्रेमवीर, वो उनके चोट लगी, वो हॉस्पिटल में है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और जैगवार फाउंडेशन के सहयोग से स्थानीय विकास सदन परिसर में सेवक प्लम्बर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सेवक प्लम्बर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक बैच में पहले 20 युवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का होगा। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के लिए प्रार्थी की योग्यता 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में युवकों को प्लम्बर के बारे में बारीकी से बेसिक ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों से आह्वान किया कि वे इस सेवक प्लम्बर ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा लाभ उठाएं। साथ ही जो युवा यहाँ ट्रेनिंग लेकर जाएं, वह अन्य युवाओं को भी इस प्रशिक्षण की जानकारी दें ताकि वे भी इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकें। जगवार फाउंडेशन के निर्देशक अजय मेहरा ने बताया कि सेवक प्लम्बर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी युवक ट्रेनिंग लेकर जाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग पूरी होने के उपरांत जगवार फाउंडेशन की ओर से टूल किट प्रदान की जाएगी ताकि वे फील्ड में जाकर अपना स्वरोजगार कर सकें। ये जगवार फाउंडेशन के साथ मिलके जिला प्रशासन ने जो हमारा सेवक मॉडल था, जिसमें हम स्किल्ड मैन पावर सप्लाई करते थे, जैसे हमारा प्लम्बिंग है, कारपेंटरिंग है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, एसी फिटिंग है, उसको आज हमने, उसका प्लम्बिंग सेंटर है, उसको आज हमने शुरू किया है। इसमें हमारे 25 लोगों के एक बैच चलेगा, जिसमें 3 महीने का थ्योरेटिकल और 3 महीने का हमारा ट्रेनिंग कोर्स रहेगा और उसके बाद हमारा ये लक्ष्य है कि इस साल हम 120 प्लम्बर्स को ट्रेन करके मार्केट में RWS के माध्यम से उसकी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। इसमें बेसिकली हमारे जो 8वीं हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है और जैसा कि आपने पूछा कि इसकी आवश्यकता है इसलिए क्योंकि गुड़गांव शहर बहुत ही तेज रफ्तार से इसका विस्तार हो रहा है और इसमें कई तरह की आधुनिक अर्बन एम्यूनिटीज़ की आवश्यकता रहती है। उसमें अक्सर ये देखा गया है कि ये जो स्किल्स हैं इसकी कमी पाई गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमने इस सेवक को शुरू किया है। जगवार फाउंडेशन समाज को ट्रेंड स्किल यानी प्लम्बर्स देना चाहता है। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट के सेवक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ताकि सोसाइटी में अच्छे प्लम्बर मिल सके। आजकल के जो प्लम्बर हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली नहीं है और वो इंस्टीट्यूट से आते भी हैं ITI वगैरह से, वो इतने ट्रेन नहीं होते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन उनको बेस्ट लेवल की प्लम्बिंग सर्विसेज दे। यूनिटेक बिल्डर की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। दरअसल यूनिटेक बिल्डर के सम ब्रिज प्रोजेक्ट में घर का सपना संजोए लोगों ने
बिल की मनमानी के खिलाफ आवाजें बुलंद करनी शुरू कर दी हैं। यूनिटेक बिल्डर की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। दरअसल यूनिटेक बिल्डर के सन ब्रिज प्रोजेक्ट में घर का सपना संजोए लोगों ने बिल की मनमानी के खिलाफ आवाजें बुलंद करनी शुरू कर दी है। खरीदारों ने बिल्डर की मनमानी से परेशान होकर सोमवार को गुड़गांव जिला उपायुक्त के दरबार में पेश हुए। खरीदारों की माने तो बिल्डर ने कई सब्ज बाग दिखाकर गुड़गांव के सेक्टर 69 में सन ब्रिज प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसकी पोजीशन 2012 तक देने का एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक पोजीशन नहीं मिली, जबकि बिल्डर ने खरीदारों से 85% तक पेमेंट ले ली है। आज डीसी से आप लोग मिले, क्या मामला था और क्या कुछ? मामला ये था कि हमने यूनिटेक में सनब्रीज के नाम अपार्टमेंट के बुक करा रखे हैं 2009 में, तो 2012 में उसका हमारे को पोजीशन मिलना था और आज 2015 हो गया है, लेकिन वो नोवेयर नियर कंप्लीशन है और हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है वो कब मिलेगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से वहाँ पर कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ है और सो वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। हम तकरीबन 1000-1500 लोग हैं जो वेरी एग्रीव पार्टी हैं। हमारे पास कई लोग कोई रिटायर हो चुके हैं, कई लोग किराए के घर पे रह रहे हैं, साथ में अपना EMI भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं। लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपना पूरा पैसा दिया है एंड दे डोंट हैव अ प्लेस टू स्टे। आज डीसी से मुलाकात हुई, क्या कहा डीसी से आप लोग मिले? उनका बहुत पॉजिटिव रवैया था हमारी तरफ और उन्होंने बोला वो हर कोशिश करेंगे हमारी मदद करने की। FIR दर्ज करने की बात आप लोगों ने की? FIR की अभी बात नहीं हुई है। उन्होंने बोला है कि हम अपनी कंप्लेंट उनको एज अ जॉइंट कंप्लेंट दे दें उनको, तो फिर वो उसको स्टडी करेंगे और फिर फॉलो अप करेंगे, लेकिन ही वाज पॉजिटिव अबाउट द एक्शन दैट ही वुड बी टेकिंग। बिल्डर की मनमानी के खिलाफ गुड़गांव पुलिस ने पहले भी एक मामला दर्ज किया है, जबकि कई मामले अब भी लंबित हैं। हालांकि खरीदार चाहते हैं कि अपने सपनों का घर उन्हें मिल जाए और वो किसी कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। घर जो हमने बुक कराया हुआ है वो हमें दीजिए, जो हमने पैसा 85% मनी पे कर चुके हैं, लेकिन कहीं हमें नजर नहीं आ रहा कि घर कंप्लीट होगा और हमें मिलेगा। कितने पैसे दे चुके हैं? 85%। जी। कितने में बुक कराया था? 2009 में बुक कराया था और 2012 में, मुझे इतना अंदाजा नहीं है रुपयों का, और 2012 में हमको मिलना था, पोजीशन मिलना था, और अब 2015 है, तो हमको घर मिलना चाहिए। बस यही हमारा रिक्वायरमेंट है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और हम क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते। नाम बताओ। यूनिटेक बिल्डर के खिलाफ मिली शिकायत को गहनता से जांच करने का आश्वासन देते हुए जिला उपायुक्त ने खरीदारों को आश्वस्त किया कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि एक बार फिर खरीदार लामबंद होने की कोशिश में है और बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि साइबर सिटी में बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। रेवाड़ी के गड़ी बोली रोड स्थित पायलट चौक के समीप बीती देर रात तेज रफ्तार एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने एक बाइक और स्कूटी को जोरदार दी। इस हादसे में स्कूटी और बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बीती देर रात की है, जब रेवाड़ी जिले के गांव ढलियावास निवासी राहुल, अदेवास निवासी सुभाष, गुरावड़ा निवासी विनोद और एक अन्य अपने स्कूटी और बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। जैसे ही वो पायलट चौक के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आ रही फॉर्च्यूनर गाड़ी ने दोनों वाहनों को जोरदार टक्कर मारी। राहुल और अन्य युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 और अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने जब उन्हें सड़क पर पड़े देखा तो उन्होंने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी और दोनों घायलों को तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। वहीं घटना के तुरंत बाद फॉर्च्यूनर चालक गाड़ी को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने आज सुबह सामान्य अस्पताल के सामने शहर का मुख्य सर्कुलर रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन एक ही बात पर अड़े रहे कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी हत्या का केस दर्ज नहीं कर लिया जाता तब तक वे जाम नहीं खोलने देंगे। परिजनों का आरोप है कि किसी दबाव के चलते पुलिस प्रशासन आरोपी से मोटी घूस लेकर कार्रवाई करने से बच रहा है। यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में एक बार फिर जिला पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए। मगर कुछ भी हो, बहरहाल पुलिस प्रशासन आरोपी की तलाश में जुट गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में कितनी तत्परता दिखाती है।
जैसे आगे बाइक स्कूटी पहले इंडिकेटर दे दी, स्कूटी खड़ी थी, उसके बाद बाइक खड़ी हुई, जैसे वो पीछे से घुमा के इनोवा कोई ओवरटेक करके लेके आया बंदा, उसने उसने स्कूटी को टक्कर मारा, उसके बाद अपने बाइक को टक्कर मारा, पैक करके उसने बाइक को टक्कर मारा है और उसके बाद उसने स्पीड में गाड़ी खड़ी कर दी और वो वहाँ से नशे के अंदर दूध होकर फ्रॉड हो गया। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर सिंगल रोहित पंडित जी। तो आप लोग कहाँ काम करते थे, कहाँ से आ रहे थे? हम BMG मॉल से आ रहे थे सर, BMG मॉल के अंदर काम करते हैं तीनों, और दो साथी साथ कहीं से पहले स्कूटी को फिर बैक करके उसके बाद उसने गाड़ी टक्कर मारी, यानी कि उन्हें हत्या की उनकी? हाँ। सोमवार से कॉल आई थी, दो बाइकों का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, ठीक है। जिनखाना क्लब के सामने जैसे हम पहुंचे तो दो पड़े थे, दो इस साइड में पड़े थे, तो इंजर्ड ने उठा के हॉस्पिटल लिया। इनमें क्या पोजीशन है? हाँ जी, जिनको उठा के लाने की क्या पोजीशन है? पोजीशन तो उनकी हालत गंभीर थी। दो की मौत हो गई है? हाँ जी, दो की मौत हो गई ओके पर, और दो गंभीर, दो इंजर्ड है। सोमवार को फरीदाबाद सेक्टर 23 के बिजली निगम के कच्चे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। ये नजारा है सेक्टर 23 के नगर निगम कार्यालय का, जहां निगम के कर्मचारियों ने खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इन लोगों ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिससे निगम को फायदा होना था, जिसकी शुरुआत भिवानी से की गई थी और उसके बाद जिला फरीदाबाद में करनी थी, लेकिन किसी की झूठी FIR के चलते ये स्कीम फरीदाबाद तय अनुसार समय में नहीं हो पाई। कर्मचारियों की मांग है कि निलंबित अफसरों को तुरंत बहाल किया जाए। बेसिकली पर एक अच्छी स्कीम लाए थे, फीडर बॉक्स लगा के जो भी हरियाणा में जिन जगह पे फीडर पे हमारे काफी लॉसेज हैं उसको कम किया जाए। बेसिकली स्कीम ये थी कि जो मीटर जितने भी घरों में लगे हुए हैं या बाहर लगे हैं वो एक बॉक्स में लगा के उसको किया जाए, जिससे ताकि और जो भी अंदर खराब मीटर है उसको ठीक करके उस बॉक्स में लगा दिया जाए, जिससे जो भी चोरीज हैं इससे लॉसेज कम हो जाए। तो ये स्कीम पूरे हरियाणा में स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले ये भिवानी सर्कल में स्टार्ट हुई थी, तो हिसार सर्कल में, उसके बाद ये वहाँ पे काम हो गया उन जगहों पे, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे लॉसेज, हमारी पेपर्स भी बोलते हैं लॉसेज काफ़ी कम हुए। जैसे 65% लॉसेज थे किसी फीडर पे, तो वहाँ पे 25% रह गए हैं। मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है इस स्कीम से। फरीदाबाद में भी ये स्टार्ट हुई, लेकिन इसमें टाइम बहुत कम दिया गया, 4 महीने दिए गए सिर्फ। तो नॉर्मली हमारा एक प्रोसीजर होता है, जो मटेरियल आता है वो ठेकेदारी की जिम्मेवारी पे था सारा। मटेरियल कोई फिजिकली किसी ने लिया नहीं, पेपर के ऊपर एफिडेविट, ट्रस्ट बोलते हैं, पेपर एफिडेविट के ऊपर हमने उनको दे दिया वापस। तो उस ठेकेदार ने जो भी मटेरियल है उसका अपना स्टोर था, सबको दिखाया और वो उसको वापस कर दिया उसी वक्त पेपर के ऊपर। तो किसी लोगों ने कंप्लेंट कर दी कि मटेरियल नहीं आया है, पेमेंट पहले होगी इस टाइप से। तो जांच में जब जांच पूरी हुई यहाँ पे, तो पाया गया कि 32 करोड़ का मटेरियल पेमेंट कर रखी है हमने, और 43 करोड़ का मटेरियल स्टोर में हमारे पास है। 12 मार्च को शुरू होने जा रहे यमुना बचाओ आंदोलन को लेकर सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आंदोलन में राजस्थान, वृंदावन और किसान संगठन अपना समर्थन देने आएंगे। वहीं प्रेस वार्ता में आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी बात कही। यमुना रक्षक दल के कुछ साथी 11 तारीख की रात्रि को यहाँ पहुंच जाएंगे। 12 तारीख को प्रातः 9 बजे दशहरा ग्राउंड बल्लभगढ़ से पदयात्रा शुरू और 15 तारीख को संसद भवन तक पहुंचेगी। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो आप सभी को ज्ञात है कि यमुना नदी में, आगरा नहर में, गुड़गावा नहर में जो पानी में प्रदूषण हो रहा है, और हमारे जिलों का, इस पूरे ब्रिज क्षेत्र का, यमुना नदी का जो शुद्ध जल का जो हिस्सा है वो हमें नहीं मिल रहा है। जो हमारे साथ एक भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और इस प्रदूषित पानी के कारण हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है, हमारा पशुधन मारा जा रहा है, और हमारे जिलों में, पूरे NCR में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है, बच्चों में सबसे ज्यादा लिवर पेशेंट है, लोगों की किडनी फेल हो रही है, बच्चों में जॉन्डिस हो रहा है, हेपेटाइटिस बी हो रहा है। सबका कारण क्या है? ये कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। यहाँ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो चुका है, और आपको तो पता है फरीदाबाद में तो ब्लैक जोन है, आप यहाँ के ग्राउंड वाटर को पी नहीं सकते। ये हमारा उद्देश्य है कि इन नहरों में, नदियों में शुद्ध जल आए। अब शुद्ध जल कैसे आए? तो बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए हिमाचल में, उत्तराखंड में कुछ और डैम्स बने, और हथनी कुंड से दिल्ली के बीच में भी डैम बने, हमारे पलवल में या फरीदाबाद में भी कहीं पर एक बांध बने, जिससे कि हम रिवर वाटर को रोक रोक कर आगे एक रेगुलर उसमें एक फ्लो बनाए रखें, और उस फ्लो को रोक के रखने से हमारा ग्राउंड वाटर का जो टेबल है
वो रिचार्ज हो, थोड़ा प्योरीफाई। और हमारे खेतों को जब शुद्ध पानी मिलेगा तो जरूरी बात है कि हमारा ग्राउंड वाटर ठीक हो। फरीदाबाद में चोर गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसकी मिसाल उन्हें रविवार रात को सराय ख्वाजा की गोयल मार्केट में रह रहे सतीश चंद्र के घर में चोरी करके दी। ये नजारा है उस घर का जिसमें रविवार को तकरीबन रात 10:30 बजे चोरों ने अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल की। दरअसल इस घर में सतीश चंद्र अपने पूरे परिवार के साथ 1 घंटे के लिए शादी में गए थे। उसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर से तकरीबन 50,000 कैश और लाखों की ज्वेलरी चोरी कर चोर फरार हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले चोर गिरोह पर पुलिस कब नकेल कसती है। संडे की रात को 10 से 11:30 के बीच में हुई है। हम शादी में गए हुए थे उस टाइम। जैसे हमने गेट बाहर से ताला टूटा हुआ था, जैसे हमने गेट खोला तो अलमारी खुली ही पड़ी और सामान बिखरा हुआ। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे की 6 लेन प्रोजेक्ट डेडलाइन 15 मार्च 2015 से बढ़ाकर दिसंबर 2016 कर दी गई है। इसका सिर्फ अभी महज 30% काम ही पूरा हो पाया है। 16 अक्टूबर 2012 में रिलायंस कंपनी को दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के 6 लेन के प्रोजेक्ट की डेडलाइन 15 मार्च 2015 से बढ़ाकर दिसंबर 2016 कर दी गई है। 6 लेन प्रोजेक्ट पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। रिलायंस ने इस कार्य को आगे NADC कंपनी को सुपुर्द कर दी। मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 आवर्स। नमस्कार। रूपकला साड़ी नया शोरूम नई वैरायटी के साथ। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी डिजाइनर साड़ी, लहंगे वाली साड़ी, हाफ नेट वाली साड़ी, जयपुरी साड़ी, रेशम वर्क साड़ी, राजबरी साड़ी एवं वैवाहिक साड़ियों का शानदार नया कलेक्शन